नमस्कार, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज में। आज ये 10वां वीडियो है जिसमें हम फरवरी का पार्ट 3 देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फरवरी के करंट अफेयर्स। दोस्तों, अगर आप लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा 2019 देने जा रहे हैं तो आप हमारे संस्थान के द्वारा डिजाइन किए गए इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं, जो कि आपको टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स और नोट्स के माध्यम से इस परीक्षा की संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी करवाएगा। इस क्रैश कोर्स के दो मुख्य भाग हैं। पहला टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज में जो है आप 11 फुल टेस्ट जो पूरे सिलेबस पर आधारित है मिलेंगे आपको, और 5 करंट अफेयर्स के अतिरिक्त टेस्ट मिलेंगे। जितने भी टेस्ट आपको मिलेंगे उनकी व्याख्यात्मक हल सहित आपको पीडीएफ मिलेगी। ये टेस्ट ऑनलाइन आप हमारे ऐप पर या वेबसाइट पर किसी भी प्रकार से दे सकते हैं। व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ में प्रश्न उत्तर के फॉर्मेट में आपको संपूर्ण नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। किस तरह का ये नोट्स है आप देख सकते हैं। तो ये आपके सामने जो है UPSSC लोअर पीसीएस मेंस एग्ज़ाम के लिए जो हमने टेस्ट सीरीज़ तैयार की है उसका डेमो पीडीएफ यानी टेस्ट 1 खुला हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इस सेगमेंट में जो भी क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं उसका पहले हमने उत्तर दिया है, उसकी व्याख्या लिखी है, और व्याख्या से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको संपूर्णता के साथ जो है नोट्स के फॉर्म में वहाँ पर आपको दे दिया गया। तो मात्र ये टेस्ट सीरीज नहीं है, ये अपने आप में संपूर्ण नोट्स है। आप देख सकते हैं इसी प्रकार जो है सभी प्रश्नों की आपको व्याख्या मिलेगी। जितना ज़रूरी डिटेल है जिस प्रश्न के बारे में सब कुछ जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा, जिससे अगर इस टॉपिक से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो आपको जो है उस प्रश्न को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप सबसे पहले फ्री डेमो टेस्ट पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। उसके लिए आपको लोअर मेंस लिखकर इस नंबर पर भेजना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो है आपका उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप संतुष्ट हैं, आपको लगता है आपके एग्ज़ाम में ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज सहायक होगी, तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो लेक्चर क्रैश कोर्स में आपको 3 सेगमेंट मिलते हैं: सामान्य हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग। सामान्य हिंदी में आपको पूरे सिलेबस पर आधारित वीडियोस के साथ में पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, और इन वीडियो लेक्चर्स का भी डेमो उपलब्ध है। डेमो देखने के लिए आप हमारा डिकोड एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें लॉगिन करके वीडियो सेक्शन में जाकर सभी सेगमेंट्स के एक एक वीडियो आप जो है एडमिशन लेने से पूर्व डेमो के तौर पर देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि हमारे शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं, आपके अनुरूप पढ़ाते हैं, तो आप जो है निश्चित रूप से इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। और सामान्य हिंदी, मैथ और रीजनिंग इन वीडियो लेक्चर्स को आप अलग अलग भी ले सकते हैं, एक साथ भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो लेक्चर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर सीधे कॉल करके या लोअर मेंस लिख के भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप केवल सामान्य हिंदी का संपूर्ण नोट्स लेना चाहते हैं तो वो ई बुक के फॉर्म में पीडीएफ में अवेलेबल है। उसके लिए आप लोअर हिंदी पीडीएफ बुक लिखकर इस नंबर पर भेज दीजिए। इसमें मुख्य परीक्षा के अनुरूप सामान्य हिंदी के सभी चैप्टर्स को पाठ्यक्रम के अनुसार जो है 100% कवर किया गया है, पूरा नोट्स दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं 300 से अधिक पन्ने की ये पीडीएफ है, जिसमें आपको जो है सारे चैप्टर्स जो है क्रमबद्ध तरीके से जो आपके सिलेबस में है वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप सीधे हमारे सर्विस नंबर 9506742546 पर कॉल करके बात कर सकते हैं। पहला अपडेट देखते हैं। 13वें संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन का आयोजन। तो इस सम्मेलन का आयोजन 17 फरवरी से 22 फरवरी के बीच में भारत में किया गया। एक इंटरनेशनल इवेंट है ये, और इस सम्मेलन का जो संक्षिप्त नाम है उसको CMS COP13 कहा गया। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? 13 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। भारत को अगले 3 वर्ष के लिए इस कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया है। इस सम्मेलन में 130 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन के लिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको गोदावड़ भी कहते हैं, इसको शुभंकर बनाया गया है, जो कि एक बड़े आकार का पक्षी है। ये भारत के राजस्थान तथा सीमावर्ती पाकिस्तान राज्य में पाया जाता है। उड़ने वाले पक्षियों में यह सबसे अधिक वजनी पक्षी है, और ये राजस्थान राज्य का राज पक्षी भी है। इसकी थीम, यानी जो ये सम्मेलन हुआ, इसकी थीम थी माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लेनेट एंड वी वेलकम। CMS संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे बोन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, और CMS का उद्देश्य थलीय, समुद्री तथा उड़ने वाले अप्रवासी जीव जंतुओं का संरक्षण करना है। अगला अपडेट देखते हैं। ई गवर्नेंस के 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन।
ई गवर्नेंस के 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया और इस सम्मेलन में मुंबई घोषणा पत्र यानी मुंबई डिक्लेरेशन को अंगीकृत किया गया। इस सम्मेलन में देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदान की जा रही ई गवर्नेंस सेवाओं का मूल्यांकन किया गया। केंद्र शासित प्रदेशों में ई गवर्नेंस सेवा प्रदान करने के मामले में दिल्ली, चंडीगढ़ और दमन व दीव ये तीनों ही जो है टॉप पर रहे, जबकि राज्यों की सूची में हरियाणा, राजस्थान अग्रणी रहे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और आयुष्मान भारत को गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग श्रेणी में गोल्डन अवार्ड भी दिया गया। अगला अपडेट, नसीम शाह टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने। नसीम शाह कहाँ के हैं? तो नसीम शाह जो है ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। नसीम शाह ने ये उपलब्धि रावलपिंडी टेस्ट मैच के तीसरे दिन बांग्लादेश के खिलाफ हासिल की। वे पाकिस्तान के लिए हैट्रिक लेने वाले 5वें गेंदबाज भी बन गए हैं। अगला अपडेट, सूर्य के ध्रुवों की मैपिंग यानी जो सूर्य के पोल्स हैं उसकी मैपिंग के लिए एक आर्बिटर लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्य के ध्रुवों की मैपिंग के लिए आर्बिटर लॉन्च किया है। यह आर्बिटर 9 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया। यह आर्बिटर पृथ्वी तथा शुक्र ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का उपयोग करके सूर्य से 26 मिलियन की दूरी पर स्वयं को स्थापित करेगा और यह आर्बिटर पहली बार सूर्य के ध्रुवों का मानचित्रण यानी मैपिंग करेगा। इस मिशन को यूनाइटेड लॉन्च अलायंस डेल्टा 4 हैवी रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया। इस स्पेसक्राफ्ट का भार 635 किलोग्राम है। इस मिशन का कार्यकाल 7 वर्ष का होगा और इस दौरान पार्कर सोलर प्रोब सूर्य की 24 परिक्रमाएं करेगा। अगला अपडेट देखते हैं, 15 साल से पुराने सरकारी डीजल वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध। कहां पर लगा? बिहार ने प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने हेतु 15 साल से पुराने सरकारी डीजल वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। बिहार सरकार ने इसके अलावा राजधानी पटना और उसके आसपास के नगर निकाय क्षेत्र जैसे दानापुर, खगौल, फुलवारी शरीफ में 15 वर्ष से अधिक पुराने व्यावसायिक डीजल वाहनों पर भी मार्च 2021 से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। बिहार में प्रदूषण को कम करने के लिए राज्य स्तर पर जल जीवन हरियाली योजना भी चलाई जा रही है। अगला अपडेट, 10वीं हॉकी सीनियर महिला राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन जो है कोल्लम केरल में किया गया और इसमें जो है हरियाणा ने भारतीय खेल प्राधिकरण को 6-0 से हराया, यानी इसकी विजेता टीम कौन सी है? हरियाणा है। अगला अपडेट, सहस्त्रधारा जो कि उत्तराखंड में है, चिन्याली सौंड ये भी उत्तराखंड में है, गोचर उत्तराखंड, इनके बीच जो है पहली बार हेलीकॉप्टर सेवाओं का संचालन शुरू किया गया और ये संचालन जो है भारत सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना जिसका नाम है उड़े देश का आम नागरिक यानी RCS उड़ान के तहत इसको शुरू किया गया। उड़े देश का आम नागरिक एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है। इस योजना को 27 अप्रैल 2017 को लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाना है और आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को सस्ता बनाना है। अगला अपडेट, पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज, जैसे आपने देखा होगा चाइना का एक ग्लास फ्लोर ब्रिज है जिसका वीडियो काफ़ी वायरल होता है, तो उसी तरह से देश में पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी के किनारे बनाया जाएगा और ये लक्ष्मण झूला के बराबर में इस ब्रिज को बनाया जाएगा। लक्ष्मण झूला को सुरक्षा कारणों से पिछले साल जुलाई में बंद कर दिया गया था। अगला अपडेट, रोजर कहन का निधन। रोजर कहन कौन थे? ये अमेरिकी लेखक थे। इनके द्वारा कम से कम 20 किताबें लिखी गई थी और 1972 में उनकी सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब थी द बॉयज ऑफ समर। महत्वपूर्ण है, इसमें जो है लेखक का नाम पूछा जा सकता है या बुक जो है नाम दिया जा सकता है। अगला अपडेट, राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप। तो मुंबई के आदित्य मेहता ने पुणे में आयोजित राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप फाइनल में पंकज अडवाणी को हराकर जीत लिया है। स्नूकर खिलाड़ियों की विश्व रैंकिंग में आदित्य मेहता 49वें स्थान पे हैं। महिला वर्ग में मध्य प्रदेश की विद्या पिल्लई ने खिताब जीता। क्यू स्पोर्ट्स में 3 श्रेणियां होती हैं, एक कैरम बिलियर्ड्स होता है, पूल और स्नूकर होता है।
कैरम बिलियर्ड्स को टेबल पर बिना पॉकेट्स के खेला जाता है। पूल गेम्स को 6 पॉकेट्स वाले टेबल पर खेला जाता है। यह स्नूकर से काफ़ी मिलता जुलता है और स्नूकर में 22 गेंदों का उपयोग किया जाता है, जबकि पूल में जो है 9 गेंदों का उपयोग किया जाता है। स्नूकर की शुरुआत भारत में कार्यरत ब्रिटिश सेना के अधिकारियों के द्वारा की गई थी। अगला अपडेट, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट अकांकागुआ के शिखर पर पहुंचने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की कौन बन गई हैं? तो ये हैं काम्या कार्तिकेयन। उन्होंने 1 फरवरी को अकांकागुआ पर्वत पर पहुंचकर वहां पर तिरंगा लहराया। काम्या कार्तिकेयन नेवी चिल्ड्रन स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ती हैं। उन्होंने एंडीज पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ाई करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है और वे इस पर्वत पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की बालिका हैं। काम्या कार्तिकेयन ने 9 वर्ष की आयु में हिमालयी क्षेत्रों में ऊंचाई वाले इलाकों में ट्रैकिंग की। उन्होंने 2021 तक एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। अब एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम एक चैलेंज है। इसके तहत किसी व्यक्ति को विश्व के 7 सबसे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ाई करने का लक्ष्य हासिल करना पड़ता है तथा उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर भी पहुंचना होता है। अब ये 7 ऊंचे पर्वत हैं, माउंट एवरेस्ट, माउंट डेनाली, अकांकागुआ, किलिमंजारो, माउंट विंसन और 2 अन्य चुने हुए पर्वत शिखर इसमें शामिल होते हैं। अगला अपडेट, सब्जिसाइड भोजन के लिए कुदुम्श्री होटल स्थापित करने का निर्णय। तो कुदुम्श्री किस राज्य की योजना है? ये सबसे महत्वपूर्ण है केरल सरकार। केरल सरकार ने रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए कुदुम्श्री होटल स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन होटलों की स्थापना 1034 स्थानीय निकायों में की जाएगी और इन होटलों में 25 रुपये में भोजन उपलब्ध होगा। अगला अपडेट, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। ये किस सरकार ने लॉन्च किया है? ये हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। इसके तहत ज़रूरतमंद परिवारों को 6,000 रुपये का वार्षिक सहायता दी जाएगी और इस योजना का लाभ उन परिवारों को होगा जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए तक है और जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। अगला अपडेट, कावेरी डेल्टा जिलों को विशेष संरक्षित कृषि क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया। तमिलनाडु के 8 कावेरी डेल्टा जिलों को विशेष संरक्षित कृषि क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी के द्वारा घोषणा की गई है कि 8 कावेरी जिले, जिनमें चावल का कटोरा, तंजावुर भी शामिल है, को विशेष संरक्षित कृषि क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इन क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बन परियोजनाओं के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। अगला अपडेट, डफ एंड फेल्प्स सेलिब्रिटी ब्रांड इवैल्यूएशन रिपोर्ट। इसमें जो है सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटीज़ का आकलन किया जाता है। तो इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है? विराट कोहली। विराट कोहली जो है अपने पुराने उसको जो है बरकरार रखते हुए शीर्ष स्थान पर बने रहे। 39% की बढ़त के साथ कोहली का जो ब्रांड मूल्य है, ब्रांड वैल्यू है 2019 में 237.5 मिलियन डॉलर हो गया है। अक्षय कुमार दूसरे स्थान पर और रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण जो है तीसरे स्थान पर हैं। अगला अपडेट, ऑस्कर के 92 साल के इतिहास में पहली बार विदेशी भाषा की फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म चुना गया और ये कौन सी फिल्म है? ये है दक्षिण कोरिया की फिल्म पैरासाइट। इस फिल्म को कुल 4 अवार्ड मिले, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर और ये सभी जो अवार्ड हैं उसको बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में मिले हैं। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जोकर के लिए वॉकिन फिनिक्स को मिला है एवं फिल्म जूडी के लिए रिनी जेलवेगर को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। 92 एकेडमी अवार्ड्स का आयोजन हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में हुआ। अगला अपडेट, मेगा फूड पार्क स्वीकृत। तो भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा देश में 39 मेगा फूड पार्कों को स्वीकृत किया गया है। इसके साथ साथ 298 कोल्ड चेन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के माध्यम से देश भर के क्षेत्रों से उपभोग क्षेत्रों में निर्बाध हस्तांतरण के लिए देश भर में कोल्ड चेन आधारभूत संरचना के निर्माण को प्राथमिकता दे रहा है। अगला अपडेट, विश्व बैंक द्वारा कोरोना वायरस से हुई बीमारी का आधिकारिक नाम क्या दिया गया? तो ये आप सभी जानते हैं, कोविड-19 इसको जो है आधिकारिक रूप से नाम दिया गया है। और कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या है? कोविड का अर्थ है कोरोना
वायरस डिजीज COVID कोविड। WHO के प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रियस ने जिनेवा में इस नाम की घोषणा की। अगला अपडेट देखते हैं, गिरिराज किशोर का निधन। तो गिरिराज किशोर कौन थे? प्रसिद्ध लेखक व उपन्यासकार थे। वे अपने उपन्यास पहला गिरमिटिया के लिए प्रसिद्ध थे, जो महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में बिताए गए समय पर आधारित था और उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इनका उपन्यास का नाम जरूर याद रखिएगा, पहला गिरमिटिया। अगला अपडेट देखते हैं, द्वितीय बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 का आयोजन। तो ये जो है 11 फरवरी से लेकर 13 फरवरी के मध्य उड़ीसा के भुवनेश्वर में आपदा प्रबंधन अभ्यास किया गया, जिसका नाम था बिम्स्टेक DMEX 2020। इस अभ्यास में बाढ़, भूकंप और तूफान के दौरान आपदाओं के लिए मौजूदा आपातकालीन प्रक्रियाओं का परीक्षण किया गया। इस आयोजन की थीम क्या थी? अ कल्चरल हेरिटेज साइट दैट सफर सीवियर डैमेज इन द अर्थक्वेक एंड फ्लूडिंग स्टॉर्म। इस अभ्यास में बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल ने हिस्सा लिया और इस अभ्यास में 2 बिम्स्टेक देशों थाईलैंड और भूटान ने हिस्सा नहीं लिया। अब बिम्स्टेक के बारे में जानते हैं। बिम्स्टेक जो है दक्षिण एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया के 7 देशों का एक समूह है, जो बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित है। बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के द्वारा की गई थी। बिम्स्टेक का मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। NDRF आपदा के समय त्वरित क्रिया करने वाला बल है, की स्थापना वर्ष 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत की गई थी। NDRF का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। NDRF के लिए नीति, योजना तथा दिशा निर्देश का निर्माण राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के द्वारा किया जाता है। अगला अपडेट, विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम का निर्माण कहाँ पर हो रहा है? तो गुजरात स्थित मोटेरा में बन रहा है सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम। दर्शकों की क्षमता के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। फरवरी 2020 के अंतिम सप्ताह में ट्रंप ने यहाँ पर केम छो ट्रंप प्रोग्राम की मेजबानी की थी और मोटेरा स्टेडियम का उद्घाटन किया था। अभी तक मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम माना जाता है। अगला अपडेट, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है? रेडियो एंड डाइवर्सिटी। इसका उद्देश्य मनोरंजन, सूचना तथा संचार माध्यम के रूप में रेडियो के महत्व को रेखांकित करना है। यूनेस्को ने 2011 में 36वीं महासभा में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित कर दिया गया। पहली बार जो विश्व रेडियो दिवस है वो 2012 में मनाया गया था। अगला अपडेट, फोर्ड मोटर तथा महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के बीच एक ज्वाइंट वेंचर यानी साझा उद्यम को मंजूरी दी गई है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल ही में फोर्ड मोटर और महिंद्रा एंड महिंद्रा के बीच ज्वाइंट वेंचर को मंजूरी दी है। ये ज्वाइंट वेंचर फोर्ड इंडिया के वाहन कारोबार का अधिग्रहण करेगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एक अर्ध न्यायिक संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत की गई है। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी और इसने मई 2009 में पूरी तरह से कार्य करना शुरू कर दिया था। प्रतिस्पर्धा आयोग में 4 सदस्य तथा 1 अध्यक्ष होता है। ये आयोग कारपोरेट मामले मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और वर्तमान में प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार गुप्ता हैं। ये पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को बुरे तरीके से प्रभावित करने वाले कारकों की रोकथाम करना और ग्राहकों के हितों की सुरक्षा तथा मुक्त व्यापार को सुनिश्चित करना है। अगला अपडेट, हुक्का बार पर स्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया है। किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। तो आपको बस इतना याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य में हुक्का बार को पूरी तरह से बंद कर दिया है, उस पर स्थायी जो है प्रतिबंध लगा दिया है। अगला अपडेट, नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के खिलाफ हाल ही में प्रस्ताव पास करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पहला राज्य तो आप जानते हैं केरल है, लेकिन पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुदुचेरी, जिसने जो है इसके खिलाफ प्रस्ताव पास किया है। इससे पहले केरल, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश CAA के खिलाफ प्रस्ताव पास कर चुके हैं। अगला अपडेट,
राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन। तो राष्ट्रीय स्तर का आयोजन है, इसलिए इसमें जो है आपसे स्थान पूछा जा सकता है। कहाँ पर हुआ? मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन का उद्देश्य पारंपरिक जल स्रोतों का महत्व और पुनरुद्धार करना, जल का अधिकार, मध्य प्रदेश की नदियों का कायाकल्प अभियान आदि पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना है। अगला अपडेट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये हैं कुशल मल्ला, जो कि कहाँ से हैं? नेपाल से हैं। इनकी आयु 15 साल 340 दिन है। इन्होंने नेपाल के ही रोहित पौडेल, जो कि 16 साल 146 दिन के हैं, का रिकॉर्ड तोड़ा। ये रिकॉर्ड इन्होंने अमेरिका के खिलाफ खेलकर बनाया है। अगला अपडेट देखते हैं, घटते भूजल स्तर में सुधार के लिए भूजल संरक्षण विधेयक 2020 को मंजूरी दी गई है। किसने दी है? उत्तर प्रदेश राज्य ने। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित ये विधेयक है, उत्तर प्रदेश भूजल संरक्षण विधेयक 2020। इसमें क्या प्रावधान है? यदि कोई व्यक्ति 300 वर्ग किलोमीटर से बड़े घर का निर्माण करने के लिए एक समर्सिबल पंप स्थापित करता है तो मालिक को वर्षा जल संचयन प्रणाली भी स्थापित करनी होगी। साथ ही समर्सिबल पंप बिना अनुमति नहीं लगा सकेंगे। भूजल दोहन करना है तो वर्षा जल संचयन भी अनिवार्य है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार पकड़े जाने पर 6 माह से 1 वर्ष का कारावास, 2 से 5 लाख तक जुर्माना, दूसरी बार पकड़े जाने पर 2 से 5 वर्ष का कारावास और 5 से 10 लाख जुर्माना, और तीसरी बार पकड़े जाने पर 5 से 7 वर्ष का कारावास और 10 से 20 लाख रुपए तक का जुर्माना रखा गया है। अगला अपडेट, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया? 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। इस दिवस को भारत में उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के द्वारा मनाया जाता है। ये परिषद का स्थापना दिवस भी है। यह परिषद केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग संवर्धन व आंतरिक व्यापार विभाग के अधीन कार्य करता है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। 12 से 18 फरवरी तक उत्पादकता सप्ताह मनाया जाता है। अगला अपडेट, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद का नाम बदल दिया गया है। इसका नाम क्या कर दिया गया है? अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान। आपको ये भी याद रखना जरूरी है कि राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान NIFM कहाँ पर है? फरीदाबाद में स्थित है। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान 1993 में व्यय विभाग के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी है, जो कि UPSC द्वारा भर्ती, वित्त और लेखा सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है। केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, इस पुस्तक का विमोचन किया गया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा इसका विमोचन हुआ और इसके लेखक कौन है? प्रोफेसर के रामकृष्ण राव, और ये जो है उनकी आत्मकथा है, यानी प्रोफेसर के रामकृष्ण राव की आत्मकथा है। प्रोफेसर के रामकृष्ण राव प्रख्यात विद्वान, लेखक, शोधकर्ता, वैज्ञानिक और गांधीवादी हैं। ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से हैं। भारत सरकार द्वारा इन्हें 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट अपडेट, पहले सेफ्टी, ये क्या है? एक इंटरनेट सुरक्षा पहल का नाम है। किसने लॉन्च किया? गूगल ने लॉन्च किया है ये। इस पहल के द्वारा लोगों को इंटरनेट का उपयोग करते समय सुरक्षा उपायों के बारे में बताया जाएगा। गूगल इंडिया ने सिक्योरिटी चेकअप और पासवर्ड चेकअप नामक शक्तिशाली टूल भी लॉन्च किए हैं। गूगल एक अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी, इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को लैरी पेज और सोर्गे ब्रिन के द्वारा की गई थी। अगला अपडेट, पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त अधिकारी, इसका नाम क्या दिया गया है? एला दिया गया है। इसका अनावरण हुआ, कहाँ पर हुआ? तो न्यूजीलैंड की पुलिस ने अपनी पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिकारी एला का अनावरण किया। एला एक डिजिटल व्यक्ति है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित होती है और आमने सामने बातचीत के लिए वास्तविक समय का उपयोग करती है, यानी रियल टाइम जो है ये बातचीत करती है। एला का मतलब है, इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक लाइफ लाइक असिस्टेंट। अगला अपडेट, 3 आदिवासी समुदाय कौन कौन से? परिवार, तलवार और सिद्धि को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए प्रावधान संशोधन विधेयक 2019 का जो है लोकसभा द्वारा पारित हो चुका है। और ये जनजातियां कहाँ की हैं? सबसे महत्वपूर्ण ये है, तो कर्नाटक की 3 आदिवासी जनजाति समुदाय हैं जिनका नाम है परिवार, तलवार और सिद्धि।
इन्हें जो है अनुसूचित जनजातियों की सूची में डाले जाने के लिए संशोधन विधेयक 2019 को लोकसभा ने पास कर दिया है। कर्नाटक में इन समुदाय के लोगों की संख्या लगभग 15 लाख है। इन जनजातियों को अब समाज और विकास की मुख्यधारा में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। अगला अपडेट, स्टार्टअप कंपनी ने एक साथ 34 उपग्रह लॉन्च किए। तो ब्रिटेन की स्टार्टअप कंपनी वनवेब, नाम याद रखिएगा, वनवेब ने कजाकिस्तान के बैकोनूर पोर्ट से एक सोयूज रॉकेट से 34 उपग्रहों को कक्षा में भेजा है। यह एरियन स्पेस द्वारा लॉन्च किया गया 50वां सोयूज मिशन है, जबकि कंपनी की योजना 2021 तक 3 अंतरिक्ष यानों में से 19 से अधिक मीडियम लिफ्ट सोयूज को भेजने की है। वनवेब कंपनी के सीईओ एड्रियन स्केटेल हैं और इसका मुख्यालय लंदन में है, इंग्लैंड में। अगला अपडेट, भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क स्थापित किया गया। कहाँ पर? तो भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क मुंबई, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। बृहन मुंबई नगर निगम, यानी जिसको हम बीएमसी कहते हैं, बीएमसी ने महाराष्ट्र में मुंबई के 90 स्टेशनों पर वायु गुणवत्ता निगरानी तंत्र यानी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह दिल्ली को पीछे छोड़ भारत का सबसे बड़ा निगरानी नेटवर्क बन जाएगा, जहां वर्तमान में 38 मॉनिटर लगे हैं। अगला अपडेट, रीडिंग मिशन किसने लॉन्च किया है? हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार द्वारा पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए रीडिंग मिशन पहल की शुरुआत की है। ये योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई रीडिंग मिशन 2022 की तर्ज पर शुरू की गई है। राज्य की इस पहल के अंतर्गत शैक्षिक संस्थानों में छात्रों को पुस्तक समीक्षा, समाचार पत्रों और पुस्तकों को पढ़ने पर चर्चा के लिए समय दिया जाएगा। अगला अपडेट, ESPN NCRICI इन्फो, ये क्या है? एक खेल समाचार वेबसाइट है। इसके द्वारा पुरस्कारों की घोषणा की गई 2019 के। तो 13वें संस्करण में कप्तान ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया किसको? इंग्लैंड टीम के कप्तान इयोन जोसेफ जेरार्ड को सम्मानित किया गया है और उनका सम्मान का नाम क्या है? कप्तान ऑफ द ईयर। इयोन जोसेफ जेरार्ड को यह पुरस्कार वर्ल्ड कप में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करते हुए वर्ल्ड कप जीतने के लिए यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट, सरकारी बीमा कंपनियों में 2500 करोड़ रुपए का निवेश को मंजूरी दे दी है। तो ये मंजूरी किसने दी है? केंद्रीय कैबिनेट ने दी है। ये पूंजी निवेश 3 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों यानी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में किया जाएगा। इस वर्ष इन 3 कंपनियों का विलय किए जाने की भी संभावना है। अगला अपडेट, नंदू आर कुलकर्णी का निधन। तो नंदू आर कुलकर्णी कोलकाता स्थित समाचार पत्र द स्टेट्समैन, बहुत ही फेमस समाचार पत्र है, इसके ब्यूरो चीफ और वरिष्ठ पत्रकार थे। इन्होंने 1976 में द इंडियन एक्सप्रेस मुंबई से अपने करियर की शुरुआत की थी। अगला अपडेट, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने 2019 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको चुना है? तो मनप्रीत सिंह पंजाब को भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं जो इनको 2019 का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी चुना गया है। मनप्रीत सिंह यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं। 2011 में डेब्यू करने वाले मनप्रीत सिंह फिलहाल भारतीय टीम के कप्तान हैं। मनप्रीत सिंह 2012 लंदन और 2016 रियो ओलंपिक में भी खेल चुके हैं। वे अब तक भारत की ओर से 260 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। मनप्रीत सिंह ने इस पुरस्कार नामित बेल्जियम के आर्थर वॉन डोरेन और अर्जेंटीना के लुकास विला को पछाड़ा, जो क्रमशः दूसरे स्थान और तीसरे स्थान पर रहे। अगला अपडेट, फ्रांसीसी प्रांत सेंटर वेल डे लॉयर के साथ संस्कृति अध्ययन में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये जो है तमिलनाडु ने किया है। तमिलनाडु ने फ्रांसीसी प्रांत सेंटर वेल डे लॉयर के साथ संस्कृति अध्ययन में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तमिलनाडु और फ्रांसीसी प्रांत सेंटर वेल डे लॉयर ने तमिल और फ्रेंच फ्यूजन संगीत को दोनों देशों में प्रदर्शित करने का निर्णय लिया है। अगला अपडेट, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का नया अध्यक्ष कौन बना है? अजय पटेल। नियुक्तियां महत्वपूर्ण होती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष हैं अजय पटेल। इन्होंने PR वेंकटराम राजा का स्थान लिया है। अगला अपडेट, वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम, निश्चित रूप से आपको पता होगा, काफ़ी चर्चा में थे।
तो वी थिंक डिजिटल जो है किसने लॉन्च किया है, फेसबुक ने लॉन्च किया। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार सहित 7 राज्यों में 1 लाख महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान की जाएगी। इसे राष्ट्रीय महिला आयोग और साइबर पीस फाउंडेशन के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से होगी और इसका विस्तार अन्य राज्यों में भी किया जाएगा। तो मित्रों, आज के इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्कार, धन्यवाद। साथियों, अगर आप आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एक गंभीर अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें कुल 11 फुल टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट। इस तरह से आपको कुल 20 टेस्ट दिए जाते हैं, जिसकी PDF फाइल आपको मिलती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की, ऑनलाइन टेस्ट देने की आपको सुविधा मिलती है, जिससे आप बिल्कुल परीक्षा कक्ष जैसा माहौल महसूस कर सकें। तो आपके सामने हमारे क्रैश कोर्स के टेस्ट सीरीज की एक डेमो PDF की फ़ाइल आपके सामने खुली है। इसी तरह से आपको जो है सारी PDF जो मैंने आपको बताया दी जाती है। सभी प्रश्न उनके जो है बाइलिंगुअल, उनका ट्रांसलेशन यानी जो है हिंदी इंग्लिश में प्रश्न होते हैं, लेकिन व्याख्या जो है संपूर्ण उसकी हिंदी में होती है। प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही में उसके बारे में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी कंटेंट उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आवश्यक हैं, वो जो है व्याख्या में लिख दी जाती हैं, जो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जो है आपको सभी टेस्ट जो आप देंगे ऑनलाइन उसकी PDF दी जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरा का पूरा नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो सबसे पहले आप हमारे इस डेमो टेस्ट की PDF फाइल को प्राप्त करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही पिन कमेंट में दिया हुआ है। अगर आपको कोई असुविधा है, आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप 9506742546 पर कॉल करके मांग सकते हैं। और अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहें तो आप ज्वाइन आरओ लिखकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए। आपको क्रैश कोर्स से जुड़ने से संबंधित समस्त जानकारी रिप्लाई में दे दी जाएगी। कम से कम समय में सेलेक्टेड मटेरियल के साथ, टारगेटेड अध्ययन सामग्री के साथ और अति संभावित प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से आरओ परीक्षा की तैयारी के लिए इससे बेहतर विकल्प शायद ही कहीं उपलब्ध है। अतः अपना निर्णय शीघ्र लें और इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ें।